रामू देखता है महल का बड़ा दरबार, ऊंचे ऊंचे खंभे, बीच में राजा का सिंहासन। रामू को अंदर लाया जाता है। चारों तरफ दरबारी और गार्ड खड़े हैं। सुना है तू अक्ल बेचता है? जी हाँ महाराज, और आपके लिए तो स्पेशल ऑफर रहेगा। एक अकल लो, एक मुफ्त पाओ। तेरी अकल की जरूरत मुझे जल्द पड़ सकती है, लेकिन अभी तुझे यहाँ रखना होगा। रखना है तो मेहमान बना के रखिए महाराज, कैदी बनाकर तो अतड़ महंगी पड़ेगी। राजा बस इशारा करते हैं और सिपाही रामू को महल के भीतर के मेहमान खाने में ले जाते हैं। महल का दीवाने खास राजा अपने गुप्त सलाहकार से धीरे धीरे बातें कर रहा है। पीछे रामू आराम से पान चबा रहा है, जैसे उसे कुछ पता ही न हो। मुझे ऐसे आदमी की तलाश है जो सिर्फ चालाक न हो बल्कि सच्चाई के साथ खड़ा हो सके। दरबार में बहुतों के पास अकल है, पर किसी की नीयत साफ नहीं। महाराज, तो फिर आप खुलेआम कोई परीक्षा क्यों नहीं लेते? क्योंकि जो दिखावा करता है वो ऐसी परीक्षाओं में माहिर होता है। मुझे चाहिए असली चेहरा, बिना तैयारी का। और इसके लिए शायद वो अकल बेचने वाला रामू ही सही मोरा है। सलाहकार चौंक जाता है। वो जो चापाल में चुटकुले सुनाता है और मूंगफली बेचते अक्कल की दुकान भी चला लेता है। हाँ, असली अकल उसी में है जो हंसते हंसते सच बोल दे और अपने फायदे से पहले इंसाफ देखे। दूर से रामू की आवाज आती है। अरे महाराज, आपके महल का पान तो चौपाल के पान से भी मीठा है। ये नुस्खा भी बेचते हो क्या? राजा और सलाहकार एक दूसरे को देखकर हंसते हैं। महल का पहला केस। महल के बाहर जोरदार शोरगुल। दो आदमी, गजोधर और लछुआ, सिपाहियों के साथ दरबार में घसीट कर लाए जाते हैं। दोनों के कपड़े मिट्टी से सने हैं, चेहरा गुस्से से लाल। दरबार में मौजूद लोग कानाफूसी करने लगते हैं। महाराज, मेरी फरियाद सुनिए। ये लछुआ मेरे पुरखों की जमीन पर गैर कानूनी तरीके से खेती कर रहा है। मेरे दादा ने उस जमीन पर पसीना बहाया, मेरे पिता ने उसमें हल चलाया, और आज जब मेरे पास उस जमीन की देखभाल करने का वक्त आया तो ये आदमी दावा करता है कि वो उसकी है। महाराज, अगर आज इस पर लगाम नहीं लगी तो कल पूरे गांव में अराजकता फैल जाएगी। महाराज, ये सच को ऐसे मोड़ रहा है जैसे गली का नाई बाल मोड़ता है। जमीन तो पड़ी थी बंजर, मैंने उसमें पसीना डाला, हल चलाया, बीज बोया, और आज फसल लहलहा रही है। अब जब फसल तैयार है तो ये गजोधर मालिक बनकर खड़ा हो गया है। मेहनत मेरी, खर्चा मेरा, और फायदा ये ले जाए। ये तो वैसा हुआ महाराज जैसे कोई और दूल्हा बने और कोई और सुहागरात बनाए। दरबार में हल्की हंसी, लेकिन राजा सख्ती से सभी को शांत करता है। बस यहाँ तमाशा करने नहीं बुलाया गया है। दोनों की बात सुनी, लेकिन सच्चाई तक पहुंचना जरूरी है। आज इस मामले का फैसला रामू करेगा। सभी की नजरें चौपाल के मशहूर अकल बेचने वाले रामू पर जाती हैं, जो कोने में पान चबा रहा था। अरे महाराज, ये तो वैसे हुआ कि नाई को बोलो आ जरा घोड़ा नाल ठोंक दे। मैं तो बस अक्ल बेचता हूँ, वो भी मुट्ठी भर के हिसाब से। यहाँ तो पूरा न्याय के थोक माल मांग रहे हैं। रामू, अकल अगर सच में है तो वही तेरी सबसे बड़ी तलवार है। आज देखना चाहता हूँ कि तेरी अकल हंसी के लिए है या हक के लिए। रामू धीरे धीरे आगे बढ़ता है। दोनों पक्षों के बीच खड़ा होकर अपनी धोती संभालते हुए बोलना शुरू करता है। सुनो गजोधर, सुनो लछुआ, जमीन मिट्टी की होती है, इंसान के नाम पर नहीं। पर झगड़ा मिट्टी का नहीं होता, झगड़ा अहंकार का होता है। एक कहता है ये मेरे बाप की थी, दूसरा कहता है मैंने मेहनत की। पर क्या किसी ने ये सोचा है कि अगर कल बारिश ही ना हुई तो ये जमीन किसी की भी काम की ना रहेगी? गजोधर, तू कहता है जमीन तेरे पुरखों की थी, सही, पर पुरखों ने जो छोड़ा था तूने उस पर क्या जोड़ा? जमीन रखना आसान है, उसे संवारना मुश्किल।
लछुआ, तू कहता है मेहनत तेरी है, ये भी सही, पर मेहनत तो तूने किराए की बैल से भी करवाई, तो क्या बैल खेत का मालिक हो गया? भीड़ में वाह वाह की आवाज, लेकिन दोनों अभी भी सहमत नहीं होते। ठीक है, अब सुनो मेरा फैसला। गजोधर, जमीन का मालिक तू रहेगा। लछुआ, इस फसल का आधा हिस्सा तेरा होगा क्योंकि मेहनत तेरी है, और अगले सीजन से तुम दोनों मिलकर खेती करोगे। अगर फिर झगड़ा हुआ तो मैं ये जमीन महल को दान में दे दूंगा और तुम दोनों चौपाल में मटके फोड़ने का काम करोगे। दरबार में ठहाके, लेकिन दोनों चुप हो जाते हैं। गजोधर सोचकर मान जाता है, लछुआ भी सिर हिला देता है। यह आदमी मजाक में भी इंसाफ कर गया और इंसाफ में भी मजाक का स्वाद डाल गया। यही अकल मैं अपने मंत्री में देखना चाहता हूँ। राजा मुस्कुराता है, लेकिन अभी भी अपना असली मकसद किसी को नहीं बताता। सुबह का समय, महल के आंगन में लाल गालीचा बिछा है। 4 अलग अलग दिशाओं से 4 लोग आते हैं। पहला, वीर सिंह, गांव का सबसे ताकतवर पहलवान, जिसकी गूंजती आवाज और बाइसेप्स देखकर लोग खुद ही रास्ता छोड़ देते हैं। दूसरा, पंडित हरिकिशन, चतुर और चुपचाप खेलने वाला दिमाग, जिसकी आंखों में हमेशा कोई गहरी चाल चलने का इशारा होता है। तीसरा, बनवारी लाल, गांव का अमीर व्यापारी, जिसके लिए हर चीज का मापदंड पैसा है। चौथा, माखनदास, बुजुर्ग, अनुभवी और कहानियों में डूबा रहने वाला। इन चारों को राजा के सामने खड़ा किया जाता है। रामू पहले से दरबार में मौजूद है और ये देखकर उसकी आंखें हल्की बड़ी हो जाती हैं, जैसे उसे अंदाजा लग रहा हो कि कोई बड़ा होने वाला है। आज जो सभा बुलाई है वो किसी मुकदमे, झगड़े या कर वसूली के लिए नहीं है। आज मैं अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ऐलान करने जा रहा हूं। सालों से ये राजपाट मेरे कंधों पर है, लेकिन एक राजा उतना ही मजबूत होता है जितना उसका मंत्रिमंडल। मेरे दाहिने हाथ की जगह अभी तक खाली है। दरबार में हलचल, सभी के चेहरे पर उत्सुकता। मैं चाहता हूं एक ऐसा मंत्री जो सिर्फ हाँ में हाँ ना मिलाए, बल्कि जब मैं गलत राह पर चलूं तो मुझे रोक सके, जिसकी नीयत साफ हो, दिमाग तेज हो और दिल में डर नहीं हो। चारों नए लोग सीधा खड़े हो जाते हैं, जैसे मौका अभी छिन न जाए। रामू थोड़ा कंधा झुकाकर खड़ा है, अभी भी सोच में। महाराज, अगर ताकत चाहिए तो मैं हाजिर हूँ। मेरे रहते महल की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। मेरी मुट्ठी में वो दम है कि दुश्मन का कलेजा कांप जाए। महाराज, ताकत से सिर्फ शरीर जीते जाते हैं, दिमाग से राज जीते जाते हैं। अगर चाल और कूटनीति आपकी जरूरत है तो मेरा नाम सबसे ऊपर लिखिए। महाराज, मैं जानता हूँ कि सत्ता चलाने के लिए सोने के सिक्के और भरोसेमंद व्यापारी कितने जरूरी हैं। मेरे खजाने में इतना है कि आधा राज्य 2 साल तक मुफ्त खाना खा सकता है। अगर मंत्री मैं बना तो महल का खजाना कभी खाली नहीं होगा। महाराज, मेरी उम्र ने मुझे वो सिखाया है जो किताबें नहीं सिखाती। मैंने 3 राजा आते जाते देखे हैं, 7 युद्ध देखे हैं और सैकड़ों मौसम बदलते देखे हैं। अनुभव मेरी ताकत है और वो किसी भी सोने या तलवार से बड़ा है। राजा सबकी बातें चुपचाप सुनता है, फिर अपनी नजर रामू पर डालता है। रामू, तो चुप क्यों है? कल ही तूने झगड़ा सुलझाया था और आज जब ताज का मौका है तो खामोश क्यों? महाराज, मंत्री बनना कोई हलवाई की दुकान नहीं कि जो पहले बोले वही मालिक हो जाए। ये जगह किसी के बयान से नहीं, उसके काम से मिलनी चाहिए। बाकी मेरा नाम लिस्ट में तब लिखना जब मैं सच में लायक साबित हो जाऊं। राजा हल्का सा मुस्कुराता है, जैसे यही जवाब सुनना चाहता था। अच्छा, तो सुन लो सब लोग, आज से तुम पांचों मेरे सामने एक एक चुनौती का सामना करोगे। ये चुनौतियां सिर्फ ताकत या अक्ल की नहीं होगी, बल्कि नीयत, धैर्य और ईमान की होंगी। हर चुनौती के बाद एक व्यक्ति बाहर होगा और अंत में सिर्फ एक बचेगा जो मेरा मंत्री बनेगा। दरबार में सन्नाटा,
सबके चेहरे पर तनाव और उत्सुकता का मिश्रण। रामू बस हल्की मुस्कान के साथ राजा को देखता है। पहली चुनौती कल सुबह। राजा उठकर चला जाता है। कैमरे पांचों के चेहरों पर घूमता है, सब अलग अलग सोच में डूबे हुए। पहली चुनौती, सच का इम्तिहान। सुबह का समय है। महल के बड़े आंगन में 5 कुर्सियां गोल घेर में रखी हैं। बीच में एक लकड़ी की बड़ी मेज है जिस पर 5 डिब्बे रखे हैं। हर डिब्बा बंद है और ऊपर एक मोम की सील लगी है। राजा अपने सिंहासन जैसी ऊंची कुर्सी पर बैठा है। चारों ओर सैनिक खड़े हैं। आज की चुनौती ताकत, सोना या चालाकी से नहीं जीती जाएगी। आज मैं देखूंगा कि तुम में से किसकी नीयत सबसे साफ है। ये 5 डिब्बे, हर एक में कुछ न कुछ रखा है, लेकिन सिर्फ एक डिब्बे में मेरे राज्य का अमूल्य मोती है। तुम में से जो भी ये मोती ढूंढ लाएगा वो जीत जाएगा, लेकिन यहाँ एक शर्त है। तुम सबको अलग अलग कमरे में भेजा जाएगा और रास्ते में तुम्हारे सामने 2 लालची सौदे पेश होंगे। एक सौदा तुम्हारे फायदे का होगा और दूसरा राज्य के नुकसान का। जो सौदा तुमने चुना वही तुम्हारी असली नीयत बताएगा। महाराज, मैं तलवार का आदमी हूँ, सौदेबाजी का नहीं। अगर मोती मेरी मुट्ठी में आ गया तो उसे मैं आपकी गोद में रख दूंगा, चाहे रास्ते में मुझे सोने का पहाड़ क्यों ना मिल जाए। महाराज, दुनिया का हर सौदा एक चाल है और हर चाल में एक रास्ता। जो ये समझ जाए वो सिर्फ मोती ही नहीं, आपका भरोसा भी जीत लेगा। महाराज, मैं व्यापारी हूँ और व्यापारी का काम है हर सौदे में फायदा देखना। लेकिन आज अगर सौदा होगा तो मेरा फायदा आपके खजाने में जाएगा, मेरी जेब में नहीं। राजपाट चलाने में कई बार वो सौदे करने पड़ते हैं जो दिल के खिलाफ होते हैं, मगर जो सौदा सही वक्त पर सही हो वही असली जीत देता है। आज देखता हूँ किसकी नीयत साफ रहती है। महाराज, मैं सौदा तभी करूंगा जब उसमें इंसानियत बिकने के लिए ना रखी हो। बाकी मोती अगर किस्मत में है तो मेरा होगा, वरना मैं बिना मोती के भी चैन से सो सकता हूँ। राजा आदेश देता है। सबको अलग अलग कमरों में भेजा जाता है। कैमरा एक एक के रास्ते पर फोकस करता है। वीर सिंह के सामने रास्ते में एक व्यापारी आता है और कहता है, ये तलवार लो, इस डिब्बे में जो है काट कर ले लो, बाकी भूल जाओ। वीर सिंह तलवार लेता है लेकिन मुस्कुरा कर वापस कर देता है। मेरा काम काटना नहीं, ढूंढना है। पंडित हरिकिशन के सामने एक बूढ़ी औरत आती है। ये नकली मोती ले जाओ, राजा को असली समझ में आ जाएगा। हरिकिशन की आंखों में चालाकी चमकती है। वो नकली मोती अपनी जेब में रख लेता है और आगे बढ़ जाता है। बनवारी लाल को एक सौदा मिलता है। ये सोने का थैला ले जाओ और डिब्बा खाली छोड़ दो। वो सोचता है, फिर सोना उठा लेता है, मुस्कुराते हुए डिब्बा खाली छोड़ देता है। माखन दास के सामने एक बच्चा आता है। चाचा, मेरे पास डिब्बा है लेकिन मैं भूखा हूँ, खाना दे दो तो ये दे दो। माखन खाना दे देता है लेकिन जब डिब्बा खोलता है वो खाली है। रामू के रास्ते में एक घायल आदमी आता है। कहता है, यह मोती मेरे पास है, ले लो, मजमूजी हमसे बाहर निकाल दो। रामू पहले उसकी मरहम पट्टी करता है, फिर कहता है, मोती तुम्हारे पास सुरक्षित है, तुम खुद राजा को दे देना। राजा एक एक डिब्बा खोलता है। वीर सिंह का डिब्बा खाली, पंडित हरिकिशन का डिब्बा नकली मोती, बनवारी लाल का डिब्बा खाली, माखनदास का डिब्बा खाली। रामू के पास कोई डिब्बा नहीं, लेकिन घायल आदमी अंदर आता है और मोती राजा को देता है। ये राहु ने मुझे दिया, कहा कि आप एक खुद सौंप दे। आज की चुनौती मोती लाने की नहीं थी, ये थी अपनी इंसानियत, ईमान और नीयत को बचाने की। रामू ने साबित कर दिया कि वो किसी मोतिया सोने से बड़ा है। और बनवारी लाल, तुम सोने का थैला चुनकर ये साबित कर चुके हो कि राज्य से ज्यादा तुम्हें अपनी जेब प्यारी है। आज से तुम इस दौर से बाहर हो। बनवारी लाल चुपचाप सिर झुकाकर चला जाता है। बाकी 4 की नजरें अब और तीखी हो जाती हैं। दूसरी चुनौती, भरोसे का खेल। महल का बड़ा दरबार।
शाम का समय। चारों बचे दावेदार वीर सिंह, पंडित हरिकिशन, माखन दास और रामू राजा के सामने खड़े हैं। राजा के दाएं बाएं 2 बड़े लोहे के पिंजरे रखे हैं। हर पिंजरे में एक एक संदूक है जिस पर ताले लगे हैं। पहली चुनौती में तुमने इंसानियत का इम्तिहान दिया। आज की चुनौती भरोसे का इम्तिहान होगी। इन 2 पिंजरों में एक में सोने का संदूक है, दूसरे में सिर्फ पत्थर। ताले की चाबी मेरे पास नहीं, बल्कि तुम में से किसी एक के पास होगी। तुम सबको मिलकर तय करना है किसे चाबी थमानी है और किस पर भरोसा करना है। लेकिन याद रखना, अगर चुना गया आदमी धोखा दे गया तो बाकी तीनों को सजा मिलेगी। चारों एक दूसरे को घूरते हैं। दरबार में खामोशी छा जाती है। भरोसा ताकत वाले पर किया जाता है, कमजोर पर नहीं। मेरे हाथ में चाबी होगी तो मैं उसे सही जगह पहुंचाऊंगा, और अगर किसी ने चाल चली तो उसकी गर्दन पकड़ लूंगा। ताकत से भरोसा नहीं आता वीर सिंह, भरोसा आता है दिमाग से। तुम तलवार से ताला नहीं खोल सकते, लेकिन मैं बिना छुए खोल सकता हूँ, दिमाग से। इसलिए चाबी मुझे दो। ताकत और दिमाग दोनों एक तरफ और ईमान दूसरी तरफ। राजा को चाहिए एक ईमानदार मंत्री, और ये मैं सबूत दे चुका हूं कि चाबी मुझे दोगे तो कोई धोखा नहीं होगा। भरोसा किसी से मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। अगर मेरे काम तुम्हें भरोसा नहीं दिला पाए तो चाबी मुझे मत दो, लेकिन याद रखना, जिसने चाबी ली उसके पास लालच भी आएगा। चारों में बहस बढ़ती है। तेरी मुस्कान ही धोखा है पंडित। तेरे हाथ में चाबी आई तो तू सोने का संदूक बेचकर भाग जाएगा, और तेरे हाथ में आई तो तू सोना अपने किले में रखेगा, फिर कहेगा ये राजा की रक्षा के लिए है। तुम दोनों की जबान ही गंदी है। भरोसा ऐसे लोगों पर नहीं किया जाता। राजा को अगर समझ है तो चाबी ईमानदार को दे। महाराज, अगर ये खेल भरोसे का है तो चाबी आप खुद थामिए और हमें परखिए कि हम मिलकर किसे चुनते हैं। अगर मैं चुना गया और धोखा हुआ तो सजा मैं खुद लूंगा। राजा थोड़ी सोच के बाद एक मोहरबंद लिफाफा लाता है, उसमें चाबी रखता है और कहता है, चाबी अब उसी के पास जाएगी जिस पर 3 में से 2 लोग भरोसा जताएंगे। तुम्हारे पास समय है, एक ही नाम तय करो। चारों आपस में धीमी आवाज में बहस करते हैं। कैमरा उनके चेहरों पर खेलता है। शक, डर और चालाकी झलकती है। वीर सिंह और पंडित हरिकिशन एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, लेकिन माखन को चुन लेते हैं। रामू चुपचाप सिर हिलाता है और कह देता है, ठीक है, माखन को दे दो। माखन दास चाबी लेकर पिंजरे की तरफ बढ़ता है। उसकी चाल धीमी हो जाती है, आंखें चमकने लगती हैं। वो पहले पिंजरे की ओर जाता है, ताला खोलता है और अंदर सोने का संदूक है। राजा सब देख रहा है। माखन, अब संदूक लाकर मेरे सामने रख दो। माखन एक पल रुकता है, फिर अचानक संदूक उठाकर भागने लगता है। सैनिक तुरंत उसे पकड़ लेते हैं। ये थी दूसरी चुनौती, और तुम तीनों ने जिस पर भरोसा किया वही सबसे बड़ा गद्दार निकला। माखनदास, तुम्हें इस खेल से नहीं, इस महल से भी निकाला जा रहा है। सैनिक उसे खींचकर बाहर ले जाते हैं। दरबार में अब 3 लोग बचे हैं और माहौल पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया है। महल का बड़ा हॉल, चारों तरफ रक्षक खड़े हैं। पिछले दौर की चुनौती के बाद 2 लोग बाहर हो चुके हैं। अब दरबार में सिर्फ 3 बचे हैं, रामू, पंडित और वीर सिंह। राजा अपने सिंहासन पर बैठा है और चारों तरफ सन्नाटा है। आज का दिन तुम्हारे लिए और भी कठिन होगा। पहली चुनौती में तुम तीनों ने अपनी अकल और मेहनत दिखाई, लेकिन मंत्री का पद पाने के लिए सिर्फ अकल काफी नहीं, आदमी का दिल, नियत और बोलने का तरीका ये भी परखा जाएगा। रामू सिर झुकाकर ध्यान से सुन रहा है।
पंडित हल्की मुस्कान के साथ चौकन्ना खड़ा है। वीर सिंह थोड़ा गर्व से खड़ा है। आज की चुनौती में तुम्हें सिर्फ बातों से एक मामला सुलझाना होगा। बाहर आंगन में दो गुट आपस में झगड़ रहे हैं। दोनों ही मेरे पुराने भरोसेमंद लोग हैं और दोनों अपने अपने को सही मानते हैं। महाराज, अगर मामला बातों से सुलझाना है तो ये काम तो मैं आंख बंद करके कर सकता हूँ। मैंने बचपन से 100 झगड़े ऐसे निपटाए हैं कि दोनों को लगे फैसला उनके हक में हुआ है। महाराज, बातों में तो हर कोई माहिर होता है, लेकिन असली मर्द वो है जो सच सामने रखे, चाहे कड़वा हो। मैं मीठी मीठी बातों का सहारा नहीं लूंगा। महाराज, मेरा मानना है बातों से झगड़ा तभी खत्म होता है जब दोनों को ये लगे कि उनकी सुनी गई है, वरना मीठी बात भी तलवार से ज्यादा चुभ सकती है। राजा हाथ उठाकर इशारा करता है और तीनों उम्मीदवार को आंगन में ले जाया जाता है। वहां भीड़ लगी है। 2 आदमी भीम और करण आमने सामने खड़े हैं। महाराज, इस करण ने मेरे खेत का पानी मोड़ लिया, फसल सूखने लगी है। झूठ, मैंने तो अपना हिस्सा लिया है, बाकी नदी का पानी खुद कम हो गया। देखो, अगर पानी कम है तो बांटना ही होगा। आधा आधा कर लो और मामला खत्म करो। लेकिन आधा मेरे लिए भी कम है और फसल बर्बाद हो जाएगी। और अगर मैं आधा दूंगा तो मेरी फसल भी खराब होगी। तुम्हें अपने खेत की फिक्र है और करण को अपने खेत की, लेकिन सच ये है कि बारिश देर से हुई तो पानी सबके लिए कम है। सच मानो, तुम दोनों में से किसी की फसल पूरी नहीं बचेगी। तो क्या हम दोनों बर्बाद हो गए? सुनो, मैंने देखा है कि करण के खेत का ऊपरी हिस्सा ज्यादा पानी पी जाता है और भीम के खेत में मिट्टी दरार मार चुकी है। अगर करण अपने खेत का ऊपर का हिस्सा थोड़ी देर के लिए सूखा छोड़ दे और पानी सीधा भीम के खेत में पहुंचा दे तो भीम की फसल बच जाएगी। बदले में भीम अपने खेत का आधा अनाज करण को देगा। मतलब मेरी फसल भी बचेगी और करण का हिस्सा भी पूरा होगा। हाँ, और तुम दोनों अगले साल फिर साथ में पानी की रखवाली करोगे ताकि ये हाल ना हो। देखा, असली नेता वो नहीं जो सच बोलकर मामला बिगाड़ दे, न वो जो मीठा बोलकर मामला दबा दे, बल्कि वो जो सच और मीठे का सही मेल बना दे। सुबह का समय, महल का आंगन सुनसान है। पीछे से युद्ध के ढोल की धीमी आवाज सुनाई दे रही है। राजा अपने सिंहासन पर बैठा है। दोनों फाइनलिस्ट रामू और वीर सिंह आगे खड़े हैं। चारों तरफ दरबारी, रक्षक और जनता मौजूद है। रामू, वीर सिंह, आज तुम्हारे सामने आखिरी चुनौती है। अब तक तुम दोनों ने अपनी अकल, शब्दों और ताकत का प्रदर्शन किया है, लेकिन आज का इम्तिहान इन सब से बड़ा है। आज तुम दोनों में से एक को वो करना होगा जो कई योद्धाओं ने करने से मना कर दिया। महल के उत्तरी टावर में पिछले 100 साल से एक बंद कोठरी है। उसमें एक पुराना राज छुपा है और वो राज ना सिर्फ अंधेरे और खामोशी के बीच से गुजर कर ही पाया जा सकता है। तुम्हें उस कोठरी में जाना होगा और वहां से एक निशानी लेकर लौटना होगा। महाराज, अगर बात बस एक कोठरी में जाने की है तो ये चुनौती मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। मैं वहां जाऊंगा और जो भी खतरा होगा उसका सामना करूंगा। महाराज, मैं भी जाने को तैयार हूँ, लेकिन अगर ये कोठरी 100 साल से बंद है तो जरूर कोई कारण होगा। अगर आप इजाजत दे तो मैं पहले जानना चाहूंगा वहाँ क्या खतरे हैं। रामू, असली नेता वो है जो अंधेरे में कदम रखने से पहले रोशनी ढूंढे, और असली योद्धा वो है जो सवाल पूछे बिना खतरे का सामना करे। आज देखेंगे कौन सा रास्ता जीतता है। दोनों को अलग अलग रास्तों से उत्तरी टावर की तरफ भेजा जाता है। टावर ऊंचा और वीरान है। सीढ़ियां टूटी हुई और दीवारों पर पुराने युद्ध के निशान।
ये रामू बस सवाल पूछता रहता है। असली ताकत तो तब है जब डर के आगे बढ़ा जाए। अगर तुमने इस जगह के बारे में कुछ पता है तो बताओ। अंदर जाल हैं और कोठरी की हवा जहरीली है। अगर बिना सोचे समझे भागोगे तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। तो पहले हवा को बदलने का तरीका ढूंढते हैं। दूसरी तरफ सूरजपाल अंधेरे में दौड़ते हुए जाल में फंस जाता है। लोहे का फंदा उसके पैर को जकड़ लेता है। वो जोर से खींचता है, लेकिन जितना खींचता है उतना फंदा कसता है। सूरजपाल गुस्से में बोलता है कि ये तो धोखा है। राजा ने हमें यहाँ मरने के लिए भेजा है। धोखा नहीं, परीक्षा है, और परीक्षा पास करने के लिए गुस्से से नहीं, अकल से काम लेना पड़ता है। दोनों साथ में कोठरी के अंदर जाते हैं। बीच में एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा है। रामू धीरे से खोलता है। अंदर एक सुनहरी मोहर है जिस पर राज कराने का चिन्ह बना है। ये तो मंत्री बनने का सीधा रास्ता है। इसे मैं लेकर जाऊंगा। हम दोनों आए हैं तो इसे साथ लेकर चलेंगे। जो इस हक के लायक होगा वही चुना जाएगा। दरबार में लौटने पर राजा खड़ा होकर कहता है, देखा, एक ने हिम्मत दिखाई लेकिन अक्ल भूल गया, और एक ने अक्ल दिखाई लेकिन हिम्मत भी रखी। मेरा मंत्री वही होगा जो अंधेरे में भी दूसरे को गिरने नहीं देता। आज इस दरबार ने और मैंने अपनी आंखों से एक अद्भुत दृश्य देखा। मैंने देखा कि जीत सिर्फ तलवार की धार से नहीं मिलती और ना ही ताकत के घमंड से मिलती है, बल्कि जीत मिलती है सच्चाई, अकल और दूसरे को गिरने से बचाने की सोच से। रामू, तुमने न केवल अपना रास्ता चुना बल्कि उस रास्ते पर चलते हुए उस इंसान का हाथ भी थामा जो तुम्हारे खिलाफ था। तुमने साबित कर दिया कि असली नेता वो है जो अपनी जीत में भी दूसरों को साथ लेकर चलता है। रामू, आज से तुम मेरे सिर्फ दरबार के एक सदस्य नहीं रहोगे। आज से तुम इस राज्य के मुख्यमंत्री हो। तुम्हारी सलाह मेरे हर फैसले में होगी, तुम्हारी राय मेरे हर आदेश में गूंजेगी और तुम्हारा नाम इस महल की दीवारों पर हमेशा के लिए अंकित किया जाएगा। महाराज, ये सम्मान मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि गांव का एक साधारण आदमी आज इस राज सिंहासन के इतने पास खड़ा होगा। ये पद मेरे लिए शक्ति का नहीं बल्कि सेवा का प्रतीक होगा। मैं वादा करता हूँ कि अपने आखिरी सांस तक मैं इस राज्य और इसकी प्रजा की रक्षा करूंगा और जो भी फैसला लूंगा उसमें न्याय, सच्चाई और इंसानियत को सबसे ऊपर रखूंगा। आज से ये है मेरे राज्य का मुख्यमंत्री रामू, जो ताकत से नहीं बल्कि दिल से जीत कर आया है। ढोल बजने लगते हैं, महल की बालकनियों से फूल बरसाए जाते हैं और पूरा दरबार जय हो के नारों से गूंज उठता है। रामू झुककर आशीर्वाद लेता है और उसकी आंखों में गर्व और विनम्रता दोनों झलकते हैं।